हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नई वीडियो लेकर। कॉमर्स की आज हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखेंगे, यानी कि जिसे आप कहते हैं गैर निष्पादित संपत्तियाँ। आखिर क्या होती हैं एनपीए, क्यों इतना चर्चा में रहती है? अक्सर जब से बीजेपी सरकार आई है तब से कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। तो एनपीए आखिर होता क्या है, सबसे बड़ी बात ये है, और कैसे जनरेट होता है, कैसे उत्पन्न होता है, ये कैसे घटता बढ़ता है, ये चीज़ आपको हम यहाँ पे बहुत आसान सी भाषा में समझाएंगे। और किसी भी परीक्षा के लिए भी यदि आप पढ़ रहे हैं, एक सामान्य ज्ञान के लिए आप पढ़ रहे हैं तो भी आपके समझ में आएगा, और परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जी हाँ, तो चलिए देख लेते हैं गैर निष्पादित संपत्तियाँ क्या होती हैं। देखिए, गैर निष्पादित संपत्तियाँ बैंक होते हैं। बैंक की ही जो संपत्तियाँ जो होती हैं वो गैर निष्पादित संपत्तियाँ होती हैं। आखिर क्यों संपत्ति, बैंक लोन देता है उस संपत्ति को कहते हैं कि वो एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया। लेकिन बैंक ने तो उसे लोन दिया, फिर संपत्ति क्यों? तो इन सारी चीज़ों के चलिए हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम एनपीए की हम बात करने यहाँ पे जा रहे हैं, तो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं एनपीए के बारे में। देखिए क्या होता है, ये बैंक है। बैंक के दो प्रमुख कार्य होते हैं। कौन कौन से? बैंक के दो प्रमुख कार्य हैं। एक तो यह जमा प्राप्त करता है, जमा प्राप्त करता है, जमा प्राप्त करना इनका प्रमुख कार्य है। और दूसरा क्या होता है? ऋण देना, ऋण देना। ठीक है, ये इनका दूसरा प्रमुख कार्य हो जाता है। तो क्या करता है? बैंक जमा प्राप्त करता है सबसे पहले, उसके बाद इन्हीं जमाओं से ऋण देता है। ठीक है, जब इन्हीं जमाओं से दो कार्य करता है ये, जो जमा प्राप्त ये करता है, जो डिपॉजिट्स होते हैं, इनको एक तो ऋण देने के कार्य में करता है, और दूसरा क्या करता है? दूसरा इन्वेस्ट करता है, कहीं विनियोग करता है। पहला कार्य हो गया, ये दूसरा, मतलब ये दो प्रकार से इनको इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब जब बैंक मान लीजिए कि ये डिपॉजिट में 4% इंटरेस्ट दे रहा है, जमा पे ब्याज 4% देना पड़ता है, क्योंकि जब जमा होती है तो ब्याज देना पड़ता है। अब जब ऋण देता है बैंक, ऋण देता है तो ये मान लीजिए कि 8% पे ऋण दिया, या इन्वेस्ट में आप देख लीजिए यहाँ पे इसने 8% पे या 7% पे इन्वेस्ट किया, जो भी हो 7%, कोई भी, ये चेंजेबल है, दोनों चेंजेबल हैं। हालांकि हमेशा इससे ये ज़्यादा रहेगा तभी बैंक का काम चलेगा। ठीक है, तो आप समझिए इसको। अब बैंक ने 4% जो 4% पे जमा प्राप्त किया और 8% पे लोन दे रहा है। यही जो डिफरेंस है, ये जो 4% का डिफरेंस इनको मिल रहा है इन्वेस्ट और लोन देने पे, यही तो इनसे, इसी से तो इनका खर्चा चलता है। कर्मचारियों को सैलरी भी इन्हीं के थ्रू मिलती है, जो बैंक के फ़ायदे होते हैं, सारे खर्चे जो हैं, यही तो गैप पूरा करता है, यही तो गैप, और इन्हीं से इनको ब्याज दे देता है। तो ये 4% पे ब्याज दे दिया और बाकी 4% पे इनका खर्चा वर्चा जो भी चला ये होता है। तो ये सामान्य सी प्रक्रिया है बैंक में। अब क्या होता है? अब यहीं से शुरुआत होती है कहानी एनपीए की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। अब यहाँ से तो कोई रोल नहीं है, यहाँ भी ज़्यादातर इन्वेस्ट जो बैंक करता है उसमें रिटर्न प्राप्त होता है, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंक करते हैं। ठीक है, तो अब हम कहानी यहाँ से, अब पिक्चर कुछ क्लियर होने लगेगी, आप देखेंगे तो। देखिए पिक्चर यहाँ से कैसे क्लियर होगी, आप ये देख लीजिए। बैंक ने ऋण दिया, ठीक है, बैंक ऋण देगा। अब बैंक ऋण देता है तो वो किस लिए देता है? कि उससे ब्याज प्राप्त हो सके और मूलधन क्या है, एक निश्चित समय के बाद वापस आ सके। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी बैंक जब ऋण देता है तो क्या करता है कि वो उसके बदले में जो रिटर्न, आप क्या कहता है कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक है। अब इसने क्या लिया? ये बैंक से लोन लिया, ठीक है, बैंक से लोन लिया। अब बैंक इससे उम्मीद करता है कि ये जो लोन लिया है ये किसी भी प्रकार का लोन हो सकता है। ये कार लोन हो सकता है, ये होम लोन हो सकता है, ये पर्सनल लोन हो सकता है,
ये कुछ भी हो सकता है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। ये एक लोन लिया, कार लोन मान लीजिए लिया, या पर्सनल लोन लिया, जो भी, ठीक है। तो अभी इसको क्या होगा कि ये जो लोन लिया है उसमें क्या होगा कि इनको ब्याज देना पड़ेगा। अब बैंक इनसे उम्मीद करता है, मान लीजिए कार लोन लिया, इन्हों को हर महीने क्या होगी, हर महीने इनको क्या होगी, ईएमआई जमा करनी है, ईएमआई जमा करनी है। अब ये हर महीने ईएमआई जमा करेंगे बैंक में, और क्या करता है, जब बैंक लोन दे दिए और ये हर महीने इनको ईएमआई जमा करनी, लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने ईएमआई नहीं दी, ठीक है, ईएमआई नहीं दी, 3 महीने तक इनको ईएमआई नहीं दी, कुछ नहीं दिया 3 महीने तक इनको, ठीक है। तो जब इनको 3 महीने तक ईएमआई नहीं देंगे तो क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी, ये देखिए। इन्होंने क्या किया कि बैंक को ना तो ईएमआई लौटाई, ना तो लोन का कोई हिस्सा लौटाया। तो क्या करता है कि बैंक आप समझ जाता है कि अब ये पैसा नहीं मिलेगा, उसके लिए फिर क्या करता है, बैंक नोटिस पे नोटिस भेजना शुरू करता है। लेकिन नोटिस के बाद भी इनको पैसा नहीं मिलता है, तो यही क्या होता है कि जब 90 दिन तक इनको किसी भी प्रकार से इस लोन, जो बैंक ने इनको लोन दिया है उसमें 90 दिन तक ना इनको कोई ब्याज मिला है, कोई भी लोन हो सकता है, ना ब्याज की कोई राशि प्राप्त हुई है, जो ड्यू डेट है उससे, यानी कि इनका हर महीने 1 तारीख को मान लीजिए कि इनको ड्यू डेट होती है, 1 तारीख को ड्यू डेट होती है, 1 तारीख से बाद ये 1 जनवरी मान लीजिए, 1 जनवरी, ठीक है। अब ये 1 फरवरी तक भी इन्होंने क्या किया, लोन नहीं दिया, ठीक है। 1 फरवरी तक ईएमआई नहीं दी, 2 फरवरी, 1 फरवरी तक नहीं दिया, तो क्या हुआ कि इस महीने की ईएमआई तो इनकी गई, फिर अगले महीने नहीं दिया। इस प्रकार से 3 महीने जब ईएमआई नहीं देते हैं या लोन का कोई हिस्सा नहीं चुकाते हैं, तो ये क्या हो जाता है कि ये एनपीए कहलाता है। सिंपल सा यही लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, कठिन लॉजिक नहीं है, कि जब 90 दिन तक कोई भी ऋणदाता ब्याज या उसका कोई मूलधन या दोनों नहीं चुकाता है, तो क्या होता है, लोन एनपीए होता है। अब इसके लिए बहुत सी कंडीशन होती, उसको हम देख लेते हैं। तो एनपीए का ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। अब थ्योरी आप देख लेते हैं। बैंक जब क्या होता है जब ऋणदाता बैंक का ऋण समय से नहीं चुकाता है तो वो एनपीए हो जाता है, एनपीए में तब्दील हो। अब आरबीआई इस बारे में क्या कहते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ेंगे परीक्षा के लिए। तो आरबीआई के अनुसार आरबीआई क्या कहता है कि जब किसी परिसंपत्ति से, यानी कि जब किसी एसेट्स से आय प्राप्त हो जाती है, लोन क्या होता है, बैंक की क्या होती है, संपत्ति होती है। हम यहाँ पे समझाना आपको भूल गए कि क्या होता है, ये जो जमा होती है बैंक के लिए लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी होती है, और ये क्या होती है, जो एसेट्स होती है, ठीक है। तो ये एसेट्स हो गई, जो ऋण दिया इन्होंने क्या हो गई, वो एसेट्स हो गई, इसीलिए तो इसको एनपीए कहते हैं। यानी कि जो इनकी संपत्ति थी वो इन्होंने कहीं लगा दिया, या अरे लोन दे रहे हैं तो वो कहीं इन्वेस्ट ही तो हुआ एक तरह से, तो कहीं लगा दिया, लेकिन अब वो क्या हुआ, इन्वेस्ट या लोन रिसीव नहीं हो रहा है। यानी कि परिसंपत्ति जो इन्होंने लगाई है कहीं पे रिटर्न के लिए, वो उसमें से कोई भी आय प्राप्त होनी बंद हो जाती है, तो एनपीए मान लिया जाता है। तो इसीलिए आरबीआई कहता है कि जब किसी परिसंपत्ति से आय प्राप्त होना बंद हो जाती है तो वो एनपीए मान लिया जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इस महीने मान लीजिए कि किसी वजह से ये लोन लिया आपसे और इसी महीने ब्याज चुकानी थी, लेकिन किसी परिस्थितिवश इस महीने नहीं चुका पाया, अगले महीने चुका देगा, तो ये एनपीए नहीं माना जाएगा। लेकिन एक निश्चित समय के बाद, यानी कि 90 दिनों तक जब वो नहीं चुकाता है तो फिर उसको एनपीए मान लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें आपको हमने इसको समझा दिया है कि ए व्यक्ति ने कोई लोन लिया था, उसने क्या किया कि 90 दिन तक भुगतान नहीं किया, तो उसकी जो खाती है, जो बैंक है, उसको उस भुगतान को या उस खाते को एनपीए में डाल देगा, ठीक है, एनपीए के रूप में दर्ज कर लेगा। अब देखिए बैंकों में एनपीए किस प्रकार से बढ़ती हैं। देखिए एनपीए 2 प्रकार से बढ़ता है। एनपीए कैसे बढ़ता है, पहला तो सिंपल सा हो गया है कि जब देश में सुस्ती या मंदी हो,
जब देखिए देश में मंदी होती है या सुस्ती होती है देश की अर्थव्यवस्था में, देश का मतलब यहाँ पे अर्थव्यवस्था मान लीजिए, जब अर्थव्यवस्था में सुस्ती होती है तो लोगों के पास पेमेंट के लिए पैसे नहीं होते हैं, उन्हें अपना खर्चा अपना जीवन चलाना ही मुश्किल रहता है, तो वो कैसे पेमेंट करेंगे, बैंक का लोन कैसे देंगे, उन पे ब्याज कैसे देंगे। तो जब मंदी होती है, मंदी सालों तक चलती है तो उसमें क्या होता है कि इसमें जब देश में मंदी होगी तो लोग पेमेंट नहीं करेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एनपीए का जो खाता होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। अब दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी, जब ऋणदाता जानबूझकर ऋण नहीं चुकाता, जानबूझ पहला तो हो गया जब देश में मंदी हो, जब ऋणदाता जानबूझ के ऋण नहीं चुकाता। जैसे मोदी जी हैं, अरे ये अपने वाले मोदी नहीं है, प्रधानमंत्री वाले नीरव मोदी है, चुरकटवा वाला मोदी है, नीरव मोदी, समझ जाइएगा। तो मोदी साहब जो हैं इन्होंने क्या किया कि ऋण नहीं चुकाया, ठीक है, जानबूझ के नहीं चुकाया, लोन ले लिया और जानबूझ के नहीं चुकाया। जब जानबूझ के नहीं चुकाता है तो इन्हें क्या कहा जाता है, विलफुल डिफॉल्टर, यानी कि ये जानबूझ के नहीं विल मतलब इच्छा होती है, इच्छा से नहीं चुकाना, यानी कि विलफुल डिफॉल्टर। तो इन्हें क्या किया जाता है, विलफुल डिफॉल्टर। जो ऋणदाता जानबूझ के लोन नहीं चुकाता है उन्हें विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप समझ गए हैं। इन्हीं खातों में जब 90 दिन तक कोई भी मूलधन या ब्याज की राशि या मूलधन नहीं प्राप्त होता है तो ये एनपीए हो जाता है। क्या हर एनपीए खाता जो है, एनपीए खाता को कितने रूपों में विभाजित करते हैं? हर एनपीए खाता नहीं होता है वास्तव में। एनपीए खाता कितने प्रकार के होते हैं, चलिए हम इसको जान लेते हैं। एनपीए खाता कितने प्रकार की होते हैं? एनपीए खातों के प्रकार, ठीक है। एनपीए खातों के प्रकार, अब कितने प्रकार के एनपीए खाता होते हैं ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। जब एनपीए घोषित किया जाता है तो उसको 3 भागों में बांटा जाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एनपीए में डाल दिया गया कि अब ये कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थितिवश साल भर ऋण ना दिया हो उसके बाद दे दे, ये भी तो हो सकता है कि उसकी घर की स्थिति अच्छी ना रही हो इसलिए ऋण ना चुका रहा हो उसके बाद दे दे, कोई भी कारण हो सकते हैं। तो इसलिए एनपीए खातों को 3 प्रकार में बांटा जाता है। क्या होता है, 3 प्रकार के में बांटा जाता है। पहला क्या हो जाता है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड संपत्तियां या एसेट्स। दूसरा क्या होता है, डाउटफुल एसेट्स। तो क्या हो गया, पहला जो खाता होता है हमारा सब स्टैंडर्ड एसेट्स होता है, दूसरा डाउटफुल एसेट्स होता है, तीसरा हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा कि लॉस एसेट्स हो जाएगा, यानी कि लॉस एसेट्स। लॉस का मतलब आप समझ, नुकसान, लॉस एसेट्स, ठीक है। अब ये देखिए सब स्टैंडर्ड, जब किसी भी खाते से या किसी भी लोन से बैंक को 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष तक, ठीक है, 1 वर्ष तक कोई भी ब्याज व मूलधन नहीं प्राप्त होता।
देखिए 90 दिन इसकी अवधि दी गई है। 90 दिन के बाद उस खाते को सब स्टैंडर्ड संपत्ति में डाल दिया जाता है, यानी कि एनपीए का ही एक भाग है जिसे सब स्टैंडर्ड एनपीए खाते में जाएगा और उसमें उसको 3 भागों में बांटा जाता है। सब स्टैंडर्ड एसेट 90 दिन तक अगर किसी में पेमेंट नहीं होता है तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट्स में डाल दिया जाता है। ठीक है, जब सब स्टैंडर्ड एसेट्स में इसे डाल दिया जाएगा तो क्या होगा कि 1 वर्ष तक जब कोई भी राशि नहीं प्राप्त होती है तो उसे सब स्टैंडर्ड खाते में वो संपत्ति 90 दिन के बाद रहती है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे आप देख लेंगे, जब 1 वर्ष तक संपत्ति 1 वर्ष तक संपत्ति किस में रही हो, सब स्टैंडर्ड खाते में रही हो। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि 1 साल तक संपत्ति इसमें है, जब यहाँ से लोन नहीं प्राप्त हुआ तो उसको डाउटफुल एसेट्स में डाल दिया गया, यानी कि पहले स्टैंडर्ड में उसे सब स्टैंडर्ड में डाल दिया। उम्मीद वहाँ पे रहती है कि लोन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कोई दिक्कत हो, परिस्थिति बस हो सकता है आने वाले समय में लोन प्राप्त। ठीक है, नहीं लोन प्राप्त हुआ 1 साल के भीतर, 1 साल बाद क्या हो जाता है, उसी संपत्ति को जो सब स्टैंडर्ड में 1 साल जा चुकी है उसको डाउटफुल एसेट्स में डाल दिया जाता है। अब डाउटफुल एसेट्स में डालने का यहाँ पे सीधा सिंपल सा फंडा ये हो जाएगा कि डाउटफुल एसेट्स 1 साल तक हमें पैसा नहीं प्राप्त हुआ, अब वो बैंक को शंका होने लगेगा कि अब ये पैसा डूब सकता है। ठीक है, अब ये पैसा लेके भाग जाएगा, नीरव मोदी बनने वाला है, बैंक को ये लगने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अब बैंक नोटिस पे नोटिस देने लगेगा किसको कि भैया पैसा दो हमारा, चाहे जैसे दो हम नहीं जानते हैं, घर द्वार बेच के दो लेकिन हमें पैसा चाहिए। तो यहाँ पे नोटिस आएगी और बिल्कुल वो डाउटफुल डिफॉल्टर से बैंक उसको घोषित कर देगा, इस संपत्ति को डाउटफुल एसेट्स में घोषित कर देगा। अब क्या होता है कि जब संपत्ति अब आगे क्या हो जाएगा, लॉस एसेट्स, यानी कि जिन संपत्तियों को मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है, जिन संपत्तियों यानी कि ऋणों के मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा कि जिन संपत्तियों ऋणों के मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है उसे लॉस एसेट्स कहते हैं, उसे लॉस एसेट्स में डाल दिया जाता है, लॉस एसेट्स में। देखिए ये जो 90 दिन का मानक है ये पहले 6 महीने का था, यानी कि जो अब 3 महीने का है वो पहले 6 महीने का था, लेकिन फिर इसको घटा के 3 महीने कर दिया गया। तो एनपीए खातों को अब 3 भागों में बांट दिया गया है, एक सब स्टैंडर्ड हो गया, दूसरा डाउटफुल एसेट्स हो गया और तीसरा हो जाएगा लॉस एसेट्स। यानी कि अब बैंक को लग गया कि अब नीरव मोदी पैसा लेके भाग गए, देश छोड़ के भाग गए, तो अब उसको लॉस एसेट्स में डाल देगा बैंक, क्योंकि अब वो पैसा लेके फरार हो गए, अब पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं लॉस एसेट्स में, यदि उस व्यक्ति ने गिरवी रखी है कोई चीज़ तो उसको बैंक के जो भी हिस्सा बैंक बेच के प्राप्त कर लेगा वो उसका हिस्सा होता है, यानी कि वो मिला हुआ हो जाता है, और जो उसमें से फिर नुकसान होता है वो लॉस एसेट्स में चली जाती हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो एनपीए के खाते 3 प्रकार के हो गए, ये 3 प्रकार से होता है। अब क्या होता है कि सभी जो ऋण होते हैं क्या वो डायरेक्टली एनपीए में डाल दिए जाएं या नहीं, तो कैसे एनपीए की पहचान की जाए या कैसे देखा जाए कि कोई जो एनपीए है या कोई लोन जो है निकट भविष्य में एनपीए बन सकता है। ठीक है, तो उसको के लिए क्या क्या आरबीआई ने कुछ नियम बनाए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, व्यवसायिक बैंकों को लोन खातों को 3 प्रकार से बांटा जाता है, यानी कि स्पेशल मेंशन अकाउंट के तौर पे चिन्हित करना होता है। तो इसमें स्पेशल मेंशन अकाउंट भी 3 होते हैं। जब बैंक को, चलिए हम इसको देख ही लेते हैं डिटेल्स में क्या होता है। आरबीआई ने क्या कहा है कि जो
लोन होते हैं उसको बैंक तीन प्रकार के खातों में बांट देगा। SMA जो खाता होगा, SMA 0, SMA 1 और SMA 2। अब यहाँ पे कहानी कुछ बदलेगी, कुछ यूँ बदलेगी कि अब बैंक को पैसा मिलने से पहले, यानी कि बैंक को अब शुरू में ही NPA खातों की पहचान करनी पड़ेगी कि कौन से खाते NPA भविष्य में बन सकते हैं, और उसको पहचान करके उसी प्रकार से उसमें आवश्यक कदम उठाना जिससे NPA बनने से उस संपत्ति को रोका जा सके। तो RBI ने NPA खातों की पहचान के लिए SMA यानी कि इसे कहते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट, SMA को तैयार करने के लिए कहा है। इसमें क्या होता है कि जो बैंक हैं वो निकट भविष्य में जो NPA बन सकते हैं उनकी पहचान की जा सके। तो SMA यानी कि इसको हम लिख देते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट, यानी कि इसमें मेंशन किया जाएगा इन खातों में कि कौन से आने वाले समय में क्या बन सकते हैं, SMA बन सकते हैं। ठीक है, तो SMA 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? SMA 0, SMA 1 और SMA 2। इनको 2-3 प्रकारों में बांटा गया है। जिन लोन का भुगतान 30 दिन तक नहीं होता है या जब किस्त का भुगतान 30 दिनों तक नहीं होता है, जब किस्त का भुगतान 30 दिनों तक नहीं होता है, 30 दिनों तक नहीं होता। जब भुगतान, मान लीजिए कि क्या हुआ कि 1 जनवरी को पेमेंट करनी है व्यक्ति A को, ठीक है, 1 जनवरी को पेमेंट करनी है, लेकिन ये 30 दिन तक, यानी कि 1 फरवरी को भी इसने पेमेंट नहीं किया, 1 फरवरी को भी पेमेंट नहीं किया, तो इसको अब बैंक को डर लगने लगे कि भैया महीना बीत गया है, उस महीने का नहीं दिया और 1 फरवरी ये भी बीत गई, इस महीने का भी नहीं दिया। तो अब क्या हो जाएगा कि बैंक क्या करेगा, इसको SMA 0 में डाल देगा, जिससे क्या होगा कि ये निकट भविष्य में अब बैंक इसको नोटिस भेजना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको लगता है कि भैया 2 महीने से पैसा नहीं दिया, हो सकता है कि लेके भाग। तो ये 30 दिन तक जब कोई भुगतान नहीं करता है तो उसको SMA 0 खाते में डाल दिया जाता है, या उसको मेंशन कर दिया जाता है, मेंशन किया जाता है कि ये SMA 0 प्रकार का बन गया। अब यही भुगतान जब 60 दिनों तक नहीं होता, 60 दिनों तक नहीं होता, जब 60 दिनों तक नहीं होता है तो इसको SMA 1 में डाल दिया जाता है कि अब भैया पैसा मिलने की ज़्यादा संभावना है। और जब 90 दिन के अंदर नहीं मिलता है, 90 दिन तक, तो इसको SMA 2 में डाल दिया जाता है। तो परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि SMA 0 की अवधि, SMA 2 की अवधि, SMA 3 की अवधि क्या है। तो ये 90 दिन तक SMA 2 की अवधि है। 90 दिन के बाद आप सभी को पता है कि ये खाता जो है NPA हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये रहे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के कॉन्सेप्ट। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आम जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लीजिए, जान लीजिए, बूझ लीजिए। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। NPA के खातों को आप याद रखिएगा और ये SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट को याद रखिएगा। तो ये रही वीडियो आपकी SMA से संबंधित। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।